एंगल्स पढ़े थे याद है आपको? कितने टाइप पढ़े आपने एंगल के? ये पढ़े थे, एक बार दोबारा देख लो क्या क्या पढ़े थे। एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और एक होल एंगल भी होता है जो पूरा होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये सारे आपको अब इसके बारे में सबके दिमाग में, चाहे कोई बच्चा बहुत अच्छा है मैथ्स में या थोड़ा सा वीक है, सबको क्लियर है ना? एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जस्ट 90 डिग्री का एंगल आएगा जिसको राइट एंगल कहेंगे। उसके बाद 90 से बड़ा यानी 91 से लेके 179 तक, 180 से छोटा वो ऑब्ट्यूज कहलाएंगे। फिर ठीक 180 का जो होगा उसको स्ट्रेट लाइन एंगल कहेंगे। फिर 180 से आगे बढ़ेंगे तो 181 से लेके सीधे 359 तक सारे क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल। और फिर 360 का जो एंगल होगा पूरा उसको क्या कहेंगे? होल एंगल। ये बात हमने कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? एडजेसेंट एंगल पढ़े थे। क्या पढ़े थे बेटा? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको कहते थे? जिसकी की एक आर्म कॉमन हो। एक आर्म क्या हो? जिसकी कॉमन हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। एक आर्म जिसकी कॉमन हो उसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, माने ये जैसे ये वाला एंगल बन रहा है, इसको बनाने में भी ये साइड यूज हो रही है और इस वाले एंगल को बनाने में भी ये साइड यूज हो रही है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? ठीक है, क्या आ रहा है इसके साथ? वापस कहाँ हो जाएगा? ठीक है, उसके बाद लीनियर पेयर पढ़ा था आपने। लीनियर पेयर क्या होता है? एडजेसेंट एंगल का वो पेयर जिसका कि सम कितना हो? 180 हो और नीचे से क्या बने? स्ट्रेट लाइन। ये पता है हैंग होने लग गया है तुम्हारे बोर्ड जो इतना कुछ इसमें हो रहा है कि हैंग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक आपने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो कितना लेट रिस्पॉन्स कर रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े थे। जब क्या होती है? दो लाइन क्रॉस करती है तो ये जो एंगल बनते हैं ये क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनकी क्या खूबी होती है कि ये इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। एक आपने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। क्या पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 होता है और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक है, पेयर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। फिर आपने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो एक दूसरे को कट करती है। ज्योति, मैं अभी तुझे बाहर भेज रहा हूँ, तेरी मुस्कुराहट अभी निकालती। कौन बैठा तेरे बगल में जिसको देख के मुस्कुरा रही है? किसको? अच्छा, करण को इसी पास बिठा दो, वहीं पे कर लेना जो बात करनी है। इतनी दूर से वहां देखकर थप्पड़ ऐसा बजाऊंगी ना, उसका ध्यान यहाँ नहीं है, वो वहां देख रही है। उसके बाद है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो नॉन इंटरसेक्टिंग होती है। नॉन इंटरसेक्टिंग को ही क्या कहेंगे? पैरेलल। नॉन इंटरसेक्टिंग क्यों कहलाई है? जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी यानी कि पैरेलल रहेगी। वरना कोई भी ऐसी लाइन जो पैरेलल नहीं होती वो तो इंटरसेक्ट करती है कहीं ना कहीं जाके। तो जो नॉन इंटरसेक्टिंग है वो पैरेलल है। उसके बाद है पेयर्स ऑफ एंगल। पहला हो गया लीनियर पेयर। मैंने आपको बता दिया लीनियर पेयर का मतलब जो दो एंगल ऐड होकर क्या बनाते हैं? एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। फिर हमने एक्सियम 6.1 पढ़ा था, याद है किसी को? एक्सियम 6.1 क्या था बताइए? एक्सियम 6.1 क्या कहता है? इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, ठीक है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज 180। क्या कहा इससे? इफ अ रे, ठीक है, ये एक लाइन है हमारे पास। क्या लाइन का नाम है? ए बी रख लेते हैं। इस पर अगर कोई रे फॉल करती है तो जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, इसको एडजेसेंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे, क्योंकि इस एंगल की ये वाली आर्म, इसको मैं ए बी सी कह देती हूँ, तो ये जो इसको डी, ये जो सी डी है ना, ये इस एंगल को बनाने के लिए भी यूज हो रही है, इस एंगल के लिए बनाने के लिए यूज हो रही है। तो ये कॉमन आर्म है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। कैसे हुए? एडजेसेंट। तो जब एडजेसेंट एंगल का सम जहाँ पर 180 हो जाता है, वो कह रहा है कि जब सीधी लाइन पर कोई रे फॉल करती है तो एडजेसेंट एंगल मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 180 डिग्री। ये क्या है? एक्सियम नंबर क्या? 6.1। एक्सियम नंबर 6.1। ठीक है, और एक्सियम नंबर 6.2 इसका अपोजिट है। वो कह रहा है कि अगर
सम 180 है तो लाइन बनेगी, क्या बनेगी, ये उल्टा है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। ये जो एंगल बन रहे हैं ना दो, एक और दो, इसमें नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ये तो कॉमन हो गई दोनों की, तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म, भुजाएं, आर्म मने भुजाएं, आर्म मने भुजाएं, ये नॉन कॉमन आर्म जो है ये मिलकर एक सीधी लाइन बनाएंगे। अगर इसके ऊपर बने हुए दो एंगल का सम, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम अगर 180 है तो ये बात शर्तिया है, 100% सच होगी कि ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों ही एक्सियम है, एक्सियम को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। और ऐसा हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। एक एंगल, आप एक सीधी लाइन बना लीजिए पेपर पे, इस बात को प्रैक्टिकली करके देख लीजिए ऐसा है कि नहीं। एक पेपर लीजिए, उस पर एक सीधी लाइन बनाइए, उसके ऊपर कोई भी रे ऐसे एक स्केल से खींच लीजिए, फिर दोनों साइड के एंगल का सम करके देख लीजिए। आप देखेंगे कि दोनों साइड के एंगल का जब आप सम करेंगे तो वो कितना होगा। कैसे भी खींच लीजिए, आप एक सीधी लाइन खींचे, स्केल से एक ऐसी लाइन बना दीजिए, तो इन दोनों को फिर नाप के देखिए किससे मेजर करेंगे आप, प्रोटेक्टर से, दोनों का सम 180 आएगा। ऐसे नहीं खींचिए, आप ऐसे खींच लीजिए, इन दोनों को नाप के देखिए तो भी 180 आएगा। ऐसे नहीं खींचिए, आप ऐसे खींच लीजिए, थोड़ी सी लाइन तब भी आप मेजर करेंगे तो 180 आएगा। तो ये आप प्रैक्टिकली देख लेंगे प्रोटेक्टर से मेजर करके कि दोनों एंगल का सम कितना आता है। तो ये दो एक्सियम, ठीक है। अब आते हैं थ्योरम 6.1 जिसको हम कल प्रूव करने जा रहे थे पर हमने करी नहीं, करी थी, इसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, वहाँ नहीं, यहाँ ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। थ्योरम क्या है पढ़ोगे तो देखो एग्जाम में थ्योरम कैसे आती है। एग्जाम में थ्योरम ऐसे आती है, खाली ये ऊपर वाला स्टेटमेंट आएगा जो स्लैंड से लिखा हुआ है, नीचे का कुछ नहीं आएगा, फिगर भी नहीं आएगा, आपने सब खुद बनाना। वो क्या लिख के देगा, सिर्फ प्रूव दैट, इसके आगे दो शब्द और लिखेगा, प्रूव दैट if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal, बस इतना ही लिख के देगा, बाकी सब आपको खुद करना। क्या लिख के देगा वो, इसके आगे दो वर्ड और लिख देगा, क्या कहेगा, प्रूव दैट इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी, बोलो क्या, इसमें ये ध्यान रखनी है आपने कि बेटा जो इसमें ये लिखा है इफ के बाद, जो क्या लिखा है इफ के बाद लिखा है ये, यहाँ तक ये गिवन है, ये क्या है, और जो इसमें देन के बाद लिखा है वो प्रूव कर, टू प्रूव है, बात समझ में आ गई। जो इसने इफ के बाद लिखा है कहाँ तक, कॉमा तक, वो गिवन है, और जो इसने देन के बाद लिखा है वो आपने सिद्ध करना है, प्रूव करना। इसको करते कैसे, थ्योरम करने का एक सेट पैटर्न होता है, उसको उसी तरीके से करना होता है। इसमें फिगर बनाना मस्ट है अगर जरूरत है। देखो ज्योमेट्री के सारे ही थ्योरम को प्रूव करने के लिए फिगर बनाना पड़ता है। यहाँ वही समझने में क्या कह रही हूँ, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा वहाँ पर हैंड रेज करके कहना कि मैम मुझे समझ में नहीं, ठीक है, खड़े होकर पूछ लो। अब यहाँ देखो इसमें क्या है, आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखा जाता है गिवन। सबसे पहले क्या लिखा जाता है बेटा, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है गिवन, उसके बाद लिखा जाता है टू प्रूव, ध्यान से सुनिए, उसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन अगर जरूरत है, और उसके बाद होता है प्रूफ। ये 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। देखो समझ में आया आपके, मैंने क्या कहा, देखो ये वाला जो स्टेप है ना बेटा, ये वाला ये तब इस्तेमाल करते हैं इफ नीडेड, अगर जरूरत है तभी इसका जरूरत इसको बनाते हैं, नहीं तो ये स्टेप हर जगह नहीं आता, लेकिन ये 3 स्टेप हर जगह आता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर थ्योरम में हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम बनाएंगे, सबसे पहले जरूरत होती है फिगर। इसने कहा इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका मतलब है ये आपको गिवन है कि 2 लाइन्स है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इतना इसने दे रखा है। इनका नाम वाम सब आप खुद ही लिखेंगे, और समझ आ रही है, इनका नाम वाम खुद लिखेंगे। इसको आप लिख दीजिए AB एक लाइन, दूसरी को लिख दीजिए CD, और यहाँ पर इंटरसेक्ट करिए, इस पॉइंट का भी आप कोई नाम रख दीजिए, इसको
क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं ओ, इसको क्या लिख देते हैं ओ। अब हमारी कहानी होगी शुरू प्रूव करने की। कैसे? सबसे पहले आप गिवन में लिखेंगे। गिवन में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, देखो यहाँ मैं जब मैं यहाँ खड़ी थी उसमें दिखाई देता है कि नहीं, नहीं तो पीछे बैठ जाएगा, मैं लग जाती हूँ ना आगे से, दिखता नहीं तो पीछे बैठ जाता है। यहाँ पर आप गिवन में लिखेंगे 2 लाइन्स गिवन है आपको, और ये भी उसने कहा है कि वो इंटरसेक्ट है, ये बात तो उसने कही है। तो हम लिखेंगे क्या गिवन है हमको, 2 लाइन्स, 2 लाइन्स, उन लाइन्स का नाम भी लिखेंगे, 2 लाइन्स AB एंड CD, AB and CD which intersect at point O। ये आपको गिवन, ठीक है, ये आपने लिख दिया। इतनी बात समझ आई आपको? अरे समझ आई कि नहीं? ये आपने लिख दिया। अब आप लिखेंगे टू प्रूफ। क्या लिखेंगे? टू प्रूफ। सेकंड स्टेप आएगा आपका टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपने? देखो वर्टिकली अपोजिट आर, मैथमेटिकली तो आपने यही करना है। हम इसको थोड़ा सा आसान बना देंगे और इनके नाम रख देंगे। जैसे मैं कल बता रही थी, इसको रखो 1, इसको लिखो 2, इसको लिखो 3 और इसको लिखो 4, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि टू ट्रू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन बहुत अच्छे से समझने और आपके एग्जामिनर को समझाने के लिए आप ये लिखेंगे टू प्रूव एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। देखो शॉर्टकट भी हो गया, देखने में भी आसान हो गया, समझने वाले के लिए भी आसान हो गया, लिखने वाले के लिए आसान हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रूफ। अब आप क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? प्रूफ। प्रूफ में आप लिखेंगे, अब यहाँ जो आप प्रूफ करेंगे ना बेटा, इसी में हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? एक्सियम। किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सियम। एक्सियम की जरूरत पड़ेगी। हम कैसे करेंगे? देखो हम लिखेंगे एंगल, क्या लिखेंगे आप? एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा? 180 लिखेंगे भाई। एंगल 1 और एंगल 3 इन दोनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा? क्यों? एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हैं, ठीक है। तो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए एंगल्स को कहते क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर माने लाइन होता है ना, एक ही लाइन पर बना हुआ जोड़ा। लीनियर माने लाइन, लाइन पर बना हुआ, और पेयर माने जोड़ा। तो लीनियर पेयर ज्योमेट्री में एक खास बात होती है कि जो भी चीज़ हम प्रूव करते हैं उसमें जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं ना, उसका हमें ब्रैकेट में कारण लिखना है। मतलब आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, हर चीज़ को नियम के अनुसार ही लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल, और वो रूल आपको लिखना है। क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, ये लिटरेचर नहीं है, हिंदी और इंग्लिश नहीं है कि हम अपने शब्दों में व्याख्या कर दें, ऐसा नहीं। यहाँ हर चीज़ का एक सेट रूल और कारण होता है, और वो आपने ब्रैकेट में लिखना होता है। आपने अपने दिमाग में ये मान के चलना है कि मेरा एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको कुछ नहीं आता, मतलब वो खुद नहीं समझेगा कि ये लीनियर पेयर है, तो आपको ये कारण लिखना ही। अगर आपने ये एग्जामिनर जानता है कि 1 + 3 क्यों हुआ 180 इस फिगर को देखते हुए, लेकिन उसको जानने से मतलब नहीं, आपको ये मान के चलना है कि वो नहीं जानता, आपको कारण लिखना है, इसके नंबर होते हैं। अगर आपने कारण नहीं लिखे तो आपके नंबर्स कटते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको लिख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 2। फिर आप देखेंगे कि एंगल 3 और 2 भी तो लीनियर पेयर ही है ना, तो आप लिख देंगे एंगल, क्या लिखेंगे आप? एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी 180 है, इसमें भी कारण लीनियर पेयर लिख दीजिए सेम, इसको 2 लिख दीजिए। अब इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का भी सम कितना है? 180। तो ये इससे बराबर हुआ कि नहीं हुआ? या नहीं हुआ? तो हम ये लिख सकते हैं ना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 का जो सम है वो एंगल 2 और एंगल 3 के सम के इक्वल है। कोई दिक्कत है? एंगल 3 दोनों जगह कट जाएगा, कट गया ना, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, ये आपको प्रूव करना है। क्या रिजल्ट आ गया? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल। अब दूसरा जब आप प्रूव करेंगे, इसका दूसरा पार्ट, दूसरे में आपको 3 और 4 को इक्वल करना है, 3 और 4 को इक्वल करना है। तो एक बार आप ले लेंगे 1 + 4 इक्वल्स टू 180,
एक बार क्या ले लेंगे 1 + 4 = 180, लीनियर पेयर एक बार ले लेंगे 1 + 3 = 180, दोनों में 1 कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ 3 कटा वैसे 1 कट जाएगा, तो आ जाएगा एंगल 3 = एंगल 4। लेकिन मैथमेटिक्स में जब एक जैसी चीज़ 2 बार प्रूव करनी होती है तो उसको प्रूव नहीं करते। सेम प्रोसीजर अगर हमें दोबारा करना है तो उसको प्रूव नहीं करते, आप लिख देते हैं सिमिलरली। इसी तरीके से जैसे हमने एक पार्ट प्रूव कर लिया, सेम उसी तरीके से वी कैन प्रूव हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 3 = एंगल, बस यही खत्म हो गया प्रूव। या लास्ट में एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबको समझ आ गया? आगे बढ़ जाए। ये थ्योरम एग्जाम में आएगी तो आप कर लेंगे। इस थ्योरम का क्या हमें प्रूफ देखने की जरूरत पड़ी? इसका प्रूफ हमें देखने की जरूरत पड़ी? कोई जरूरत नहीं इसका प्रूफ देखने की। इसका प्रूफ देखने की कोई भी जरूरत नहीं, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते। ये एंगल लिखे, ये एंगल लिखे, इसमें भी वही किया, एंगल के नाम लिखे। आपने थोड़ा सिंपल तरीके से 1 2 3 कर दिया, ये ज़्यादा आसान होता है और समझने के लिए भी ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं, एक इसने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल्स आप जरूर पढ़ें, एग्जाम्पल आप घर में खुद कर लें। देखते हैं कोई और थ्योरम है क्या। बस इसके बाद सीधे एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। मेरे हिसाब से इससे पहले कोई थ्योरम और नहीं है 6.2 ये एग्जाम है। तो ये बताओ कि जब ये एक्सरसाइज आपकी बोल कौन रहा है, जो ये एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो रही है ना 6.1 स्टार्ट होने से पहले आपने क्या क्या पढ़ा? इससे पहले आपने 3 चीज़ें पढ़ी। पहला पढ़ा एक्सियम 6.1, एक्सियम 6.2 और थ्योरम 6.1। इसमें इसने क्या, देखो याद रख के चला करो तभी आप क्वेश्चन कर। 6.1 में इसने क्या कहा था कि अगर एक लाइन के ऊपर एक रे फॉल करती है तो जो दोनों एडजेसेंट एंगल होते हैं मिला के 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं स्ट्रेट लाइन में। इसमें क्या कहा था इसने एक्सियम 6.2 में कि अगर दोनों का सम 180 है तो उसका उल्टा कहा था, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल का सम 180 होगा और अगर 180 है तो स्ट्रेट लाइन होगा। दोनों बातें कहती 6.1 और इसमें क्या बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अब इन सबका इस्तेमाल एक क्वेश्चन में होगा। सबका इस्तेमाल किसमें होगा? क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़िए पहले इसको पढ़िए और फिगर को देखिए। तो समझ पा रहे हैं आप? इसको पढ़िए और फिगर को देखिए। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है इन फिगर 6.13, ये है 6.13, लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB और CD दो लाइन O पर इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट मैंने एक को कट करना। AB कहाँ है? ये है, ये AB और ये CD, ये इंटरसेक्ट किसको कर रही है? O पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दे रखी है, क्या दे रखा है ध्यान से देखिए। इस एंगल AOC + BOE = 7। AOC देखो, AOC ये वाला एंगल और BOE ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 170 है। एंगल AOC + एंगल BOE इसका सम 70 है। मतलब अलग अलग नहीं दे रखा है कि ये एंगल कितना कितना, ये नहीं बताया आपको। ये बताया है कि इनका सम कितना है? 70 है। और एंगल BOD 40 है। एंगल BOD क्या है? 40 है, ये 40 है। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है? एक तो BOE निकालना है और एक रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। देखो क्या निकालना है आपको? BOE। BOE कौन सा है? BOE। एक तो ये निकालना है आपको, एक आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। अब रिफ्लेक्स एंगल का क्या मतलब है? यहाँ से सुनो, COE तो ये हुआ ना, ये है कि नहीं COE? ये इसकी बात नहीं कर रहे। रिफ्लेक्स एंगल मैंने पीछे वाला, यहाँ से लेके पूरा यहाँ, ये है रिफ्लेक्स COE। समझ में आ गया? वो जो ऊपर वाला है वो COE है, जो रिफ्लेक्स COE है वो COE को छोड़ के जो बचा वो रिफ्लेक्स COE। बात समझ में आ गई? किसी एंगल का और उसके रिफ्लेक्स का सम 360 होता है। ठीक है, आप देखो कैसे करेंगे। आप इसके लिए लिखेंगे, क्या प्रूफ है क्या ये? नहीं, इसमें लिखते हैं सोल्यूशन।
प्रूफ तो जब किसी बात को सिद्ध करते हैं तो प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे कि यहाँ पर AOC और BOE ये कितना है, 70 है। ये क्यों लिखा आपने 70, ऐसा गिवन है, या बाई फिगर पे लिख सकते हैं, ठीक है। और एंगल ये वाला, ये 40 है कि नहीं है, जो ये वाला एंगल है बेटा, ये किस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि जो एंगल AOC होगा ना, वो इक्वल होगा एंगल BOD के, और BOD है 40 के, तो यानी एंगल AOC भी 40 हो जाएगा। एंगल AOC कितना हो गया, 40, और AOC और BOE का सम कितना है, 70। तो BOE कितना बचेगा, अब ये जो इसकी वैल्यू 40 है, ये यहाँ रख दीजिए, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 40 प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70। तो एंगल BOE कितना आ गया, 70 माइनस 40 यानी कि 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री। तो एक तो हमें BOE निकालना था कि नहीं, अरे एक BOE निकालना था कि नहीं, ये निकल गया। अब दूसरा हमें निकालना है रिफ्लेक्स COE। तो हम पहले COE निकाल लेते हैं, फिर उसको 360 में से माइनस कर दीजिए। देखो ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है, 360। और इसमें से अगर हमें ये पता चल जाए, तो अगर हम 360 में से इसको माइनस कर देंगे, जो भी आएगा ये, तो पीछे का ये निकल जाएगा कि नहीं, रिफ्लेक्स COE निकल जाएगा ना। अब COE कैसे निकालेंगे, देखो ये आप इसका और इसका सम कितना है, 70, और पूरा इन तीनों का सम कितना होगा, 180। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, बोलिए जरा, बोल के बताइए इसका मतलब क्या हुआ। देखो किस किस का सम 180 होगा, आधा मैंने वहां कर दिया था, यहाँ देखो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल का साइन जरूर लगाना, इन तीनों का सम होगा 180, होगा कि नहीं। और इसका और इसका सम 70, इनको साथ में लिख देते हैं अगर बगल, ताकि समझने के लिए आसानी हो। ये COE को मैं इसके बाद लिख देती हूँ, प्लस जब हम करते हैं तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। इन दोनों का सम 70 है, तो एंगल COE कितना आ गया, तो एंगल COE आ जाएगा 180 माइनस 70, कितना बचा, COE इक्वल्स टू 110। और हमें COE नहीं चाहिए, हमें तो रिफ्लेक्स COE चाहिए। तो रिफ्लेक्स COE कैसे निकालते हैं, 360 में से COE को माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स COE हो गया। तो रिफ्लेक्स COE कितना हो गया, 360 में से 100 गए तो कितने बचे, 260 में से 10 और कम कर दो, 250, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन होगा, क्लियर, समझ आ गया। तो इससे आपको क्या समझ आया कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है ना, उन सब में यही चीजें लगेंगी। अभी मेरा एक पीरियड और है, लेकिन है तो मेरा 2 पीरियड बगल में है, हाँ पीरियड ओवर हो गया, मुझे पता है, तो मुझे मत बताओ, तुम्हारा ब्रेक टाइम है।